ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो दस्तक 90.8 FM। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अमृता और दोस्तों लेकर हाजिर हैं हम आप सभी के लिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम जीवन की डोर सेहत। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, कार्यक्रम जीवन की डोर सेहत में हम आपकी सेहत से जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण चर्चाएं करते हैं ताकि आप तक आपकी सेहत से जुड़ी हुई सारी जानकारी मिले और आप अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रख सकें और हमेशा स्वस्थ रहें। दोस्तों इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट के रूप में स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आकृति गुप्ता जी, जो कि बाल रोग विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आकृति जी आपका रेडियो दस्तक 90.8 FM के स्टूडियो में। Thank you so much, Amrita. Hello, listeners. I am Dr. Akriti Gupta, consultant pediatrician in Avanti Hospital, Ujjain. First of all, मैं बहुत थैंक यू बोलूंगी रेडियो दस्तक 90.8 FM को मुझे इनवाइट करने के लिए। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉमन कोल्ड इन चिल्ड्रन। तो हमने ये टॉपिक क्यों चुना? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल विंटर्स आ रहे हैं तो कोल्ड होना बहुत कॉमन है बच्चों में। सेकेंड इज बिकॉज ऑफ द चेंजिंग वेदर कंडीशंस इन उज्जैन। कभी बहुत रेनफॉल होता है तो कोल्ड हो जाता है, कभी बहुत हॉट हो जाता है, तो बिकॉज ऑफ दिस फ्रीक्वेंटली बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। सो आई थिंक इस टॉपिक से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, सो स्टे ट्यून फॉर द टॉक। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आकृति जी। तो जैसा कि दोस्तों आपने सुना कि आज हम चर्चा करने वाले हैं कॉमन कोल्ड के विषय में, यानी कि बच्चों में होने वाली आम सर्दी जो अक्सर उन्हें जकड़ लेती है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम डॉक्टर आकृति जी आपसे यही जानना चाहेंगे कि हमारे जो रेडियो दस्तक 90.8 FM के सारे श्रोता हैं उन लोगों को आप थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी कॉमन कोल्ड के बारे में दें कि आखिर ये क्या है और इसमें क्या समझे, उन्हें कैसे पता चले कि उनके बच्चे को कॉमन कोल्ड हो गया है। हाँ जी, कॉमन कोल्ड जो है वो मोस्ट कॉमनली एक वायरल इलनेस है, वायरस से होता है, जो कि एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। ये 5 से 7 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाता है विदाउट एनी मेडिकेशन, जैसे कि बिना किसी दवा के भी ये अपने आप ठीक हो सकता है। और इसमें क्या क्या मिल सकता है? सबसे पहले नाक में खुजली होना, नाक बहना, रनी नोज, छींके आना, स्नीजिंग, नाक का बंद होना, दैट इज नेजल ब्लॉकेड, फिर उसके अलावा खांसी होना, एंड लास्टली माइल्ड फीवर। फीवर इसमें हाई ग्रेड नहीं आता है, माइल्ड फीवर ही रहता है, दैट इज कॉमन कोल्ड। जी, तो ये तो आपने बहुत ही अच्छे से कॉमन कोल्ड आखिर क्या है ये दोस्तों आप सभी को डॉक्टर आकृति जी ने बताया। तो उसमें जैसे कि इसका नाम ही है कॉमन कोल्ड, यानी बहुत ही आम है, तो ये बच्चों को बहुत बार देखने में आता है कि बार बार उन्हें ये सर्दी या खांसी ये हो जाती है। तो इसका क्या कारण है? क्योंकि अक्सर हम ये मानते हैं कि इम्यूनिटी कम होने से बीमार पड़ते हैं, पर बच्चों की इम्यूनिटी क्या कम होती है? उन्हें बार बार ये सर्दी खांसी कॉमन कोल्ड क्यों हो जाता है? देखिए, अगर बहुत क्लियर बोलूँ तो हाँ, डेफिनेटली इम्यूनिटी कम होती है। इसको ऐसे समझेंगे कि 9 मंथ्स तक एक बेबी अपनी मदर से इम्यूनिटी लेता है एंड आफ्टर 9 मंथ्स ये इम्यूनिटी कम हो जाती है एंड बेबी अपनी इम्यूनिटी खुद डेवलप करना स्टार्ट करता है। सो दैट इज अ प्रैक्टिस पीरियड फॉर द बेबी। अब जैसे बेबी धीरे धीरे बाहर निकलता है, हम क्रेच में भेजते हैं या प्ले स्कूल्स में बेबी को भेजते हैं, तो वहाँ ही और शी गेट एक्सपोज टू द टीचर, स्टाफ एंड अदर स्टूडेंट्स, तो वो उनके थ्रू कफ, कोल्ड या दूसरे इन्फेक्शंस कैच कर सकता है, बट दैट इज टोटली ओके बिकॉज वो उसके थ्रू अपनी बॉडी में एक इम्यूनिटी धीरे धीरे डेवलप करता है डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शंस के लिए। तो मैं यही कहूंगी हाँ कि आपका बेबी अभी इस पीरियड में, प्रैक्टिस पीरियड में 6 से 8 बार भी साल में बीमार पड़ सकता है इस कॉमन कोल्ड से, ठीक है? तो वो इम्यूनिटी डेवलप करने का पीरियड है, तो इट इज नथिंग टू वरी अबाउट। जी, यानी कि बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है अगर बच्चा बार बार भी बीमार पड़ रहा है तो। जैसा कि आपने कहा ये अक्सर हो ही जाता है क्योंकि बच्चे बाहर निकल रहे हैं, इम्यूनिटी थोड़ी कम है, तो एक दूसरे से उन्हें इन्फेक्शन लग सकते हैं। लेकिन ऐसी क्या स्थिति है, ऐसी क्या
क्या परिस्थिति है जब माँ बाप को घर वालों को ये सोचना चाहिए कि कंडीशन या बच्चे की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, हमें तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए? तो ऐसी क्या परिस्थितियां हैं जब उन्हें कॉमन कोल्ड को या जो भी बच्चा उनका बीमार है उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए और तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए? ओके, ये तो पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना। अगर जैसे आपके बेबी को कफ कोल्ड हुआ है और उसको माइल्ड फीवर है, फीवर के टाइम डेफिनेटली बच्चा थोड़ा सा लो फील करेगा, डल रहेगा, बट इन बिटवीन द फीवर एपिसोड्स अगर आपका बेबी बिल्कुल एक्टिव है, खेल रहा है, खा रहा है, तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। लेकिन अगर उस मतलब विदाउट फीवर भी बेबी बहुत डल रहता है या फीवर बहुत हाई ग्रेड फीवर है, उसको शरीर पे कोई नीलापन आ रहा है या तेज सांस ले रहा है, उल्टियां कर रहा है, खाना बिल्कुल नहीं खा रहा है, तो उस केस में यू नीड टू कंसल्ट अ पीडियाट्रिशियन। सेकेंड थिंग, अगर ऐसा कुछ नहीं है लेकिन आपका बेबी आप देखते हैं कि जब भी मौसम चेंज होता है या धूल में खेल के आए, किसी एक्सरसाइज के बाद आए या कोई पर्टिकुलर चीज खाने के बाद उसकी जो ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सांस लेने की प्रॉब्लम काफी बढ़ जाती है, तो इसका मतलब आपका बेबी एलर्जिक है और उस केस में आपको पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करने की जरूरत है। जी, तो दोस्तों आपने सुना कि डॉक्टर आकृति गुप्ता जी ने ये बहुत सारे लक्षण बताए कि अगर आपके बच्चे में आपको ये लक्षण नज़र आते हैं तो कृपया ध्यान रखें और तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें, ऐसे लक्षणों को नज़रअंदाज ना करें। बहुत ही अच्छी जानकारी आप डॉक्टर आकृति जी हमारे श्रोताओं को दे रही हैं। इसी कड़ी में मैं जानना चाहूँगी क्योंकि बहुत से लोग कुछ सोचते हैं कि बीमारी के समय में कम ही खाना चाहिए या ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, तो ये क्या ठीक बात है? तो उस समय में वो बच्चों को फिर कम खिलाते हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये तो बिल्कुल गलत ही थॉट है। देखिए, ऐसा होता है कि जब भी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी उससे फाइट करना चाहती है, उस इन्फेक्शन से, तो हमारे बॉडी की एक्टिविटी बढ़ जाती है। अगर टर्म्स में बोले, मेडिकल टर्म्स में, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है बॉडी का, तो बॉडी की रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है। तो इन्फेक्शन के टाइम तो हमें और ज्यादा खाने का ध्यान रखना चाहिए। बट क्वेश्चन ये आता है कि बच्चा तो उसका गला पका हुआ है या कंजेशन है तो वो तो नहीं खाएगा, तो हम क्या करें? तो उस केस में हम उन्हें देंगे वार्म लिक्विड्स। फर्स्ट उसमें आता है ल्यूकवार्म वाटर, गुनगुना पानी, उसके सिप्स देते रहें, तो उससे क्या है, बच्चा हाइड्रेटेड भी रहेगा और एक गले में सूदिंग इफेक्ट आएगा। सेकेंड, आप उसको सूप दे सकते हैं, जैसे टमाटो सूप हो गया या वेजिटेबल सूप्स हो गए, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन सूप वगैरह जो भी बनाते हैं वो दे सकते हैं। थर्ड इज मिल्क। मिल्क बहुत अच्छा एक वार्म लिक्विड है, तो वो आप दे सकते हैं। वो क्या करेगा, एक तो हाइड्रेशन भी रखेगा और एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा आपके बेबी को। तो जो पेरेंट्स कभी देखते हैं कि इन्फेक्शन के टाइम पर बेबी की ग्रोथ कम हो जाती है, तो वो चीज़ नहीं होगी। तो यानी कि बच्चे के खान पान का, उसके न्यूट्रिशन का ध्यान रखना उस समय में बहुत जरूरी है। हाँ जी, डेफिनेटली। साथ ही एक और जो लोगों में मान्यता है कि बच्चे को जैसे खांसी हो रही है तो आपने बताया कि दूध बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कई लोग मानते हैं कि दूध से खांसी बढ़ जाती है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, दूध से अपने आप में ऐसे खांसी नहीं बढ़ती, लेकिन अगर कोई पेरेंट्स ऐसा बताते हैं कि उनका बच्चा दूध से एलर्जिक है, दूध लेते से ही उसको कफ बहुत बनता है या उसको कोई पर्टिकुलर मिल्क के कंपोनेंट से एलर्जी है, तो उस केस में हम दूध अवॉइड करेंगे। बट अदरवाइज दूध तो अच्छा है, क्योंकि बेबी अगर और कुछ नहीं खा रहा है तो दूध से आप उसका न्यूट्रिशन पूरा कर सकते हैं, और वार्म मिल्क जाएगा तो वो एक थ्रोट में सूदिंग इफेक्ट भी देगा। जी, तो दोस्तों आपने सुना कि आप अपने बच्चों को गर्म दूध अगर पिलाएंगे तो उनके लिए अच्छा है, बशर्ते उन्हें दूध से अलग से कोई एलर्जी ना हो। और एक चीज मैं और ऐड करूंगी कि दूध से किसी बेबीज को एलर्जी रहती है तो रेस्पिरेटरी से ज्यादा उनको गट प्रॉब्लम्स ज्यादा होते हैं, जैसे डायरिया, वॉमिटिंग वगैरह, तो रेस्पिरेशन वाले इश्यूज नहीं आने चाहिए दूध पीने से। जी, तो ये बहुत ही एक अच्छी जानकारी थी। जैसा कि हम कुछ ये भ्रामक जानकारियों के बारे में चर्चा कर ही रहे हैं कि जो मान्यताएं लोगों में चलती हैं, तो इसमें एक और मान्यता ये भी है कि फल नहीं खिलाना चाहिए जब बच्चा बीमार हो, क्योंकि वो ठंडा करते हैं या जो भी उनकी सोच रहती है, तो फल को भी वो अवॉइड करने का कहते हैं। तो इस मामले में डॉक्टरों की क्या सलाह रहती है?
देखिए, कोई भी फ्रूट्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। स्पेशली मैं बनाना का बहुत सुनती हूँ कि पेरेंट्स कहते हैं नहीं सर्दी हो रही है हम बनाना नहीं देंगे, बट आप सारे फ्रूट्स दे सकते हैं। अगर सेम थिंग वही आती है कि पेरेंट्स को ये लगता है कि एक पर्टिकुलर फ्रूट से उनका बच्चा एलर्जिक है तो वो आप अवॉइड करें। और दूसरा चीज़ है सिट्रस फ्रूट्स थोड़ा अवॉइड करें, जैसे खट्टे जो रहते हैं, जैसे नींबू हो गया, संतरा, ये आप अवॉइड करें। ठंडी और खट्टी चीज़ें जो होती हैं वो आपके गले में ट्रिगर प्रोड्यूस करती हैं जिससे कफ और बढ़ सकता है, तो वो अवॉइड करें। अदरवाइज फ्रूट्स आर नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड। जी, यानी कि खट्टे फल छोड़ के अन्य फल वो ले सकते हैं। एक और जो चीज़ है कि कई लोग पसंद करते हैं कि नाक में, सीने पे बाम जो आते हैं लगाने के, वो लगा दिए जाएं बच्चों को, तो क्या वो ठीक रहता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिग नो टू द बाम्स। वो एक्चुअली क्या करते हैं, जो ये बाम होते हैं जब आप लगाते हैं इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है जी। तो जब बच्चा उसको इनहेल करता है तो जो उसका सांस लेने की पूरी लाइनिंग है वो ऑलरेडी इन्फेक्शन की वजह से इरिटेटेड है, और जब ये स्ट्रॉन्ग स्मेल उसमें जाती है तो वो और इरिटेट हो जाती है, सिक्रीशन बढ़ते हैं जिसकी वजह से छींक और नाक का बंद होना बढ़ सकता है, और जब अंदर ये जाएगी तो गले को इरिटेट करेगी, थ्रोट को जब इरिटेट करेगी तो खांसी भी और बढ़ सकती है। तो किसी भी तरह से बाम लगाना या तो नाक पे या कपड़ों के ऊपर मलना, या कई लोग तकिए या चादर पे बच्चे के उसे मलते हैं, वो भी नहीं करना है। तीसरा, उसको पानी में डाल के उसकी भाप कराते हैं तो वो भी बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर मार्केट में आपसे कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए अलग तरह का बाम आया है तो वो भी सेम ही है, तो उसे ना यूज करें। यानी छोटे बच्चों के साथ इन बामों का इस्तेमाल करना डॉक्टर्स की सलाह में नहीं होता नहीं, है। बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, जिन भी चीज़ों के लिए डॉक्टर सलाह नहीं देते हैं, ऐसी चीज़ों को बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। अपनी सेहत के साथ कोई भी लापरवाही ना बरतें। डॉक्टर आकृति जी, जैसा कि हम चर्चा कर ही रहे हैं कि आज कॉमन कोल्ड के ऊपर, हाँ जी, तो कई लोग, जैसा आपने कहा कि कॉमन कोल्ड बिल्कुल आम बीमारी है, हाँ। इसमें घबराने की बात नहीं है। तो माँ बाप को आप क्या सलाह देंगी कि वो घर पर ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे उनके बच्चे को थोड़ी राहत मिले? क्योंकि बच्चे तो परेशान हो ही जाते हैं, उन्हें कॉमन कोल्ड हुआ है तो ऐसा घर पर वो क्या कर सकते हैं जिससे उनके बच्चे को राहत मिले? ठीक है, तो इसको हम स्टेप्स में डिस्कस कर लेते हैं जो कंप्लेंट्स हैं उसके हिसाब से। सबसे पहला है नाक में इरिटेशन या रनी नोज और ब्लॉक होना, सेकंड खांसी, और तीसरा हल्का बुखार। तो सबसे पहली चीज़ है कि हम सलाइन ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं नाक में डालने के लिए, जिसमें कोई मेडिसिन्स ना हो, सिर्फ प्लेन सलाइन ड्रॉप जो आपके पीडियाट्रिशियन ने आपको कभी प्रीवियसली एडवाइस करी हो, वो सलाइन ड्रॉप्स आप यूज़ कर सकते हैं सेफली। उसे आप फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में नाक में डालेंगे तो जो सिक्रीशंस हैं वो भी थोड़े ड्राई हो जाएंगे, और दूसरा है जब ये गले में अंदर पहुंचेगी थ्रोट पे तो उसको ये मॉइस्ट करेगी और उसकी वजह से थोड़ी खांसी भी कम हो जाएगी। सेकेंड चीज है जो मैं कहूंगी सबसे बेस्ट कफ सप्रेसेंट है, मतलब खांसी को रोकने की बेस्ट चीज है ल्यूकवार्म वाटर। कुनकुना पानी के रेगुलर सिप्स देते रहें तो गले में सूदिंग इफेक्ट आएगा और थ्रोट को मॉइस्ट रखेगा। गला सूखता नहीं है अगर तो खांसी नहीं आती है, तो ये मॉइस्ट रखेगा, तो ये चीज है। तीसरा, आप स्टीम करवा सकते हैं बच्चे को। अगर बहुत आपको लग रहा है कि आवाज आ रही है और कोई प्रॉब्लम नहीं, सांस की कोई दिक्कत नहीं है, तो घर में आप गर्म पानी की स्टीम करवा सकते हैं बच्चे को। जी, खाली गर्म पानी, उसमें कुछ मिलाना उसमें नहीं कोई है। मेडिसिन नहीं डालना, पीने वाला पानी यूज करेंगे जो आप घर में लेते हैं। तीसरी चीज आती है हल्का बुखार। उसके लिए आप पैरासीटामोल जो डोजेज में आपके पीडियाट्रिशियन ने प्रिस्क्राइब किया है वो आप सेफली ले सकते हैं। कई कई नामों से आती हैं, जैसे डोलो हो गई, कैल्पॉल हो गई, पैरासीटामोल है, क्रोसिन है। बट जो हैवी कई फीवर रिड्यूसिंग ड्रग्स होती हैं वो हमें यूज नहीं करना है। एक्चुअली हमें सिर्फ फीवर को कंट्रोल करना है, हमें उसे दबाना नहीं है, क्योंकि फीवर अपने आप में एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है बॉडी का। तो सिर्फ सेफली आप पैरासीटामोल जो आपके पीडियाट्रिशियन ने डोजेस प्रिस्क्राइब करी है उस पर आप दे सकते हैं। जी, तो दोस्तों, ये डॉक्टर आकृति गुप्ता जी ने हमें बताया कि आप क्या घर पर सावधानियां रख सकते हैं या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपके बच्चे को, अगर बीमार है वो, तो उसे थोड़ी सी राहत मिलेगी, उसे अच्छा महसूस होगा। अच्छा, एक चीज सॉरी मैं ऐड करना चाहूंगी। अगर आप, कई लोग कहते हैं कि पानी वो नहीं पी रहा कुनकुना, तो आप उसमें हनी ऐड कर सकते हैं, फ्लेवर अच्छा हो जाएगा तो बेबी इजली ले लेगा।
जी, ये भी एक बहुत ही अच्छा सुझाव डॉक्टर आकृति जी ने दिया कि अगर आपका बच्चा गुनगुना पानी नहीं पी रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा शहद डाल सकते हैं, जिसकी वजह से वो पानी उसे अच्छा लगे और वो पी ले। डॉक्टर आकृति जी, आगे हम ये जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने अभी सलाह भी दी कि हल्की जो पैरासीटामोल है या हल्की दवाइयाँ ली जा सकती हैं, तो फिर भी हम जानना चाहेंगे कि आप हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं को बताएं कि कब दवाएं लेना डॉक्टर्स लोग सलाह देते हैं, या कब तक उन्हें है कि बहुत ही हल्का बुखार है, या किन परिस्थितियों में है कि वो ऐसे ही बच्चा अपने आप ठीक हो जाएगा, और कौन सी परिस्थितियां हैं जब उन्हें दवाई ले लेना चाहिए? देखिए, दवाओं की बात यह है कि जो भी दवाएं हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स हैं या कफ सप्रेसेंट ड्रग्स हैं, इन्फ्लामेशन के लिए जो ड्रग्स रहती हैं, एंटी हिस्टामिनिक्स, एंटी इन्फ्लामेटरी, वो कभी भी आप ओवर द काउंटर ना लें, हमेशा पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके ही लें। जी। तो वो कब आपको ये सब मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जब ये आपका कॉमन कोल्ड कॉम्प्लिकेट हो गया होता है। अच्छा। जैसे कि ये अलग अलग डायरेक्शंस में स्प्रेड कर सकता है। अगर ये कान में इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ है, कान से पस आ रहा है या कोई इन्फेक्शन फैल गया है, उस केस में एंटीबायोटिक देते हैं। या फिर ये किसी तरह से आपके टॉन्सिल्स काफ़ी बड़े होके वो इन्फेक्ट हो गए हैं, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, पस आ रहा है, या ये नीचे की तरफ चेस्ट में फैल गया है और बच्चे को निमोनिया बन जाए, तो उस केस में हम एंटीबायोटिक्स और ज़्यादा खांसी के लिए कफ सप्रेसेंट्स देते हैं। और सांस की अगर दिक्कत होती है हम तो नेबुलाइजेशन भी ज़रूर देते हैं। जी, लेकिन हर परिस्थिति में इनकी जरूरत नहीं होती। हर परिस्थिति में नहीं। जो मैंने पहले बताया था, कॉमन कोल्ड जो अपना है, छींक, हल्की खांसी, हल्का बुखार, इसके लिए इन सब मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपके बच्चे को भी गंभीर लक्षण हैं जो अभी आकृति मैडम ने हमें बताए, तो ही ये दवाइयाँ आप लें, और वो भी डॉक्टर से पूछकर ही, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई या इलाज ना करें। डॉक्टर आकृति जी, एक और चीज़ हम चाहेंगे कि हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं को आप बताएं कि सर्दी होने पर जो मल्टीविटामिन है या सप्लीमेंट्स हैं, ये भी कई लोग देना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चा अभी कमज़ोर हो गया है, तो इसे इस तरह के सप्लीमेंट्स अभी दे दिए जाएं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, कॉमन कोल्ड पर से में देयर इज नो रोल फॉर मल्टीविटामिन्स, बट अगर कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, जैसे निमोनिया है या और कुछ सीरियस कंडीशन है जिसमें हमने एडमिट किया है बच्चे को, जी, तो उस केसेस में देखा गया है कि जो जिंक रहता है, अगर जिंक सप्लीमेंटेशन करते हैं तो वो आपकी रेस्पिरेटरी, जो आपकी सांस लेने वाला ट्रैक्ट है, उसको इम्प्रूव करता है, तो हॉस्पिटल स्टे जो है वो कम हो जाता है। जी, तो डेफिनेटली जिंक का रोल है। एंड सेकेंडली ऐसा देखा गया कि जिन बच्चों को बहुत बहुत सर्दी रहती है, कॉम्प्लिकेटेड टाइप्स, तो उनमें अगर विटामिन डी और कैल्शियम लेवल्स लो आते हैं और वो हम सप्लीमेंट कर दें तो वो उनका बेटर हो जाता है। बट अदरवाइज जो सिंपल कॉमन कोल्ड जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें मल्टीविटामिन्स का कोई रोल नहीं है। जी, ये तो बहुत ही एक अच्छी जानकारी आपने दी। और हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया था कि जब छोटे बच्चे स्कूल जाने लगते हैं या बाहर जाने लगते हैं, तब तो उन्हें आमतौर पर ये सर्दी खांसी हो ही जाती है, और उसमें घबराने की बात नहीं है, वो इनकी इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। लेकिन जो नवजात शिशु हैं, जो बहुत ही छोटे हैं, वो ज़रूर काफ़ी परेशान हो जाते हैं अगर वो बीमार हो जाएं तो, साथ ही उनकी माताएं भी बहुत परेशान हो जाती हैं। तो उन छोटे बच्चों को, जो नवजात शिशु हैं, उन्हें सर्दी होने से किस प्रकार से बचाया जा सकता है? क्या सलाह देंगी आप उनके माताओं को, उनके घर वालों को? अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है जो अभी न्यू मदर्स हैं, बिकॉज उनके बेबीज के अभी फर्स्ट विंटर्स आ रहे हैं और अभी ऑलरेडी उज्जैन में काफ़ी कोल्ड हो गया है। तो इसमें मैं 3 चीज़ें बताऊंगी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप उनका ध्यान रखें तो आपको अपने बेबी को वैक्सीनेशन के अलावा कभी भी हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। सिर्फ माँ का दूध पिलाएं, ऊपर से पानी, घुट्टी, शहद, किसी भी चीज का सेवन ना कराएं। जो सब कुछ हमें मिल्क में मिलता है, एक्सेप्ट विटामिन डी जो मिल्क में नहीं होता है, वो हमेशा पीडियाट्रिशियंस ऊपर से प्रिस्क्राइब करते हैं। सेकेंड चीज आती है टेम्परेचर। टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर हम
जैसे वैल्यूज की बात करें तो 27 डिग्री से ऊपर हमें टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। अगर एसी की फैसिलिटी है घर में तो हम इसे 28-29 तक टेम्परेचर अपना रखें और एसी के विंग्स को ऊपर की तरफ करके रखें जी। ठीक है। और ब्लोइंग एयर, उड़ती हुई हवा बच्चे के लिए बड़ी हानिकारक होती है, जैसे फैन हो गया और कहाँ से कूलर से आती है उड़ती हवा। तीसरा हो गया खुली खिड़की, तो खिड़कियों को बंद रखें और बच्चे को डायरेक्ट पंखा या कूलर के पास ना रखें, उससे बेबी ड्राई होता है और दूसरा चीज सर्दी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं जी। अब क्वेश्चन आएगा कि हम तो घर में टेम्परेचर कैसे नापेंगे कि 27 है कि 28 है, अगर आपके पास एसी फैसिलिटी और ये सब नहीं है। इन दैट केस एक बेसिक चीज है कि जब कोई बड़ा कमरे में घुसे तो उसे थोड़ा सा गर्मी लगना चाहिए, दैट इज कंफर्टेबल फॉर द बेबी। अच्छा, ठीक है, वो एनवायरनमेंट बेबी के लिए कंफर्टेबल है। एडल्ट्स को अगर थोड़ी सी गर्मी लग रही है, मदर को भी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, बट वो बेबी के लिए जरूरी है जी। ठीक है, तो उससे आप कर सकते हैं। तीसरी चीज आती है हाइजीन। हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बेबी को क्लीन रखना और दूसरा जो बेबी की केयर कर रहा है। तो अभी न्यू बेबी आपका आया है तो बहुत सारे विजिटर्स आ रहे होंगे देखने के लिए घर पे, तो अच्छे से वो साबुन पानी से अपने हाथों को धोएं, पोंछें, हाथों को ड्राई करने के बाद अपनी हथेलियों को घिसें आपस में, जिससे वो गर्म हो जाएं और फिर ही बेबी को टच करें जी। और दूसरा है बेबी को जब तक उसकी नाड़ी जो अम्बिलाइकल कॉर्ड है वो गिरी नहीं है तब तक आप उसकी स्पंज करें। जो फोल्ड्स वाली जगह होती है जैसे जांघें हो गई और आर्मपिट्स हो गए, गला हो गया, वहाँ अच्छे से क्लीन करें और जब नाड़ी गिर जाती है उसके बाद आप पानी से बेबी को नहला सकते हैं पूरा। सबसे पहले सर पोंछेंगे और हथेलियां और पाम्स एंड सोल्स आप पहले पोंछेंगे, जिससे बच्चे को बहुत ज्यादा सर्दी ना लग पाए जी। और तीसरी चीज आती है, अगर मदर को सर्दी हो गई है तो क्या करें, फीड आप करा सकते हैं बेबी को, बट इतना क्लोज कांटेक्ट रहता है तो आपको छींक वगैरह आ सकती है, तो मदर्स को एडवाइस है कि वो मास्क पहन के ही बेबी को फीड कराएं जी। ठीक है। ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने हमारे श्रोताओं को दी और हमें पूरी उम्मीद है कि इन सब बातों को जानकर उन्हें बहुत ही फायदा होगा और वो अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपने डॉक्टर आकृति जी की बातें ये ध्यान से सुनी होंगी और समझ भी ली होंगी और इनका पालन करेंगे ताकि बच्चे आपके घर में स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। डॉक्टर साहब, जैसे अभी तो हमने बात करी है नवजात शिशुओं की, लेकिन जो बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, माता पिता को तो ये लगता ही है कि उनके बच्चे किसी भी तरह की बीमारी से सुरक्षित रहें, तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगी कि थोड़े से बड़े हो गए हैं बच्चे, उनको सर्दी होने से कैसे बचाया जा सकता है? ठीक है, जैसे हमने शुरू में बात करी थी, अगर बच्चा एलर्जिक है किसी पर्टिकुलर चीज से तो चेंजिंग वेदर्स में अगर एलर्जिक या अस्थमा वाली शिकायत है, चेंजिंग वेदर्स में अगर उसको पीडियाट्रिशियन ने कोई नेबुलाइजेशन या इनहेलर्स एडवाइस करे हैं तो वो अपना यूज करना स्टार्ट करें और जो ट्रिगर एजेंट है उनका जिसकी वजह से बढ़ता है उसे अवॉइड करें। दूसरी चीज आती है कैंडीज और टॉफीज, जो हमारी कलर्ड टॉफीज, इनमें काफी प्रिजर्वेटिव फ्लेवर्स और स्मेल होती है जो कि हमारे गले को पका सकती है, गले को इरिटेट कर सकती है और कफ और सर्दी, वो हम अवॉइड करेंगे। चॉकलेट्स अवॉइड करेंगे। तीसरी चीज आती है ये पैकेटेड जैसे चिप्स कुरकुरे टाइप की चीजें होती है, इनमें जो ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स यूज ऑयल्स होते हैं ये भी हमारे गले को इरिटेट करते हैं, तो उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। बाकी अगर बच्चा क्रच या प्ले स्कूल में जाता है तो उसे आप कोल्ड के टाइम पे ना भेजें क्योंकि दूसरे बच्चों को भी वो इन्फेक्ट कर सकता है जी। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी सावधानियां रखकर माता पिता अपने बच्चों को सर्दी खांसी से बचा सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात जो हम जानना चाहेंगे आपसे कि हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं को ये टीकाकरण के बारे में भी जरूर बताएं कि वैक्सीन का क्या रोल है कॉमन कोल्ड के केस में। क्या इस तरह की कोई वैक्सीन आती है जिससे बच्चे सुरक्षित रह सकते हैं? हाँ, देखिए, फ्लू के वैक्सीन आती है तो ये हमारे जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें भी एक जो 6 महीने के बाद 2 डोजेस लगते हैं वैक्सीन के। बट जो बेबीज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनमें मतलब स्पेशल केसेस हैं, जो हाई रिस्क बेबीज जिनको कोई हार्ट की बीमारी है, लंग की प्रॉब्लम है या किसी भी तरह की इम्यूनो डेफिशिएंसी से ग्रसित हैं,
उनको प्री मॉनसून पीरियड में हम ईयरली वैक्सीन एडवाइस करते हैं। दूसरा है जो हाई रिस्क एरियाज में रहते हैं जहाँ पे फ्लू के बहुत केसेस होते जी। हैं, वहाँ पे भी प्री मॉनसून पीरियड में ईयरली वैक्सीन, फ्लू की वैक्सीन एडवाइस करी जाती है। अब ये 100% प्रोटेक्शन तो नहीं देती है, बट डेफिनेटली अगर आप रेगुलर लेंगे तो आपको सीरियस बीमारी होने से जरूर बचाएगी। जी, तो यानी जो नियमित टीकाकरण होते हैं बच्चों के, उसमें फ्लू के भी यानी कॉमन कोल्ड के भी वैक्सीन कवर होते हैं। इसके हाँ, अलावा flu shot, अलग से हाँ जी। पेरेंट्स को या अलग से माँ बाप को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, आप अपना नॉर्मल जो वैक्सीनेशन है वही हमेशा बताया जाता है कि इम्यूनाइजेशन अपना कंप्लीट रखें, जो भी पीडियाट्रिशियन ने एडवाइस किया है। जी, तो दोस्तों आप अपने बच्चे का टीकाकरण भी समय समय पर जरूर कराएं और उसको भी लापरवाही में ना लें, क्योंकि टीकाकरण से बहुत सारी अन्य बीमारियों से भी आपका बच्चा सुरक्षित रह सकता है। आज के हमारे कार्यक्रम में डॉक्टर आकृति गुप्ता जी, आपने बहुत सारी अच्छी जानकारियां दी और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जो भी श्रोतागण हैं आज जो रेडियो दस्तक पर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उन्हें बहुत लाभ मिला होगा इससे। अंत में मैं यही चाहूंगी कि आप हमारे जो श्रोता हैं, हमारे उज्जैन के जो रहवासी हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मैं यही कहना चाहूँगी कि कॉमन कोल्ड इज़ वेरी कॉमन, तो घबराएं नहीं। अगर आपके बच्चे को सिर्फ हल्की सर्दी खांसी या नाक बंद है तो उस केस में जो भी हमने अभी डिस्कस किया था घरेलू इलाज करें, और कोई भी सीरियस चीज़ें जो हमने डिस्कस करी थी तो उसके लिए आप हॉस्पिटल में कंसल्ट करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि कभी भी कोई एंटीबायोटिक्स या एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो हैं या नेबुलाइजेशंस, वो अपने पीडियाट्रिशियन के कंसल्टेशन के बिना ना लें। इतनी सारी महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारियों के लिए और अपना इतना महत्वपूर्ण समय यहाँ पर रेडियो दस्तक 90.8 FM के स्टूडियो में देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आकृति। थैंक यू सो मच। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।